प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय निबंध की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सब ये जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग हो या किसी भी राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी सीजीएल में भी मुख्य परीक्षा में निबंध पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, निबंध की जो उपयोगिता है यह असंदिग्ध है। हर जगह निबंध लगभग पूछा ही जाता है। और प्रारंभिक वीडियोज में मैंने बताया था कि जीएस में हम अच्छा करें, सामान्य अध्ययन के पेपर में हम अच्छा करें, अपने सब्जेक्ट में भी अच्छा करें, और निबंध में यदि हम अच्छा न कर पाएँ तो उसका प्रतिफल यह होता है या तो रैंकिंग हमारी कम हो जाती है या फिर हम चयन से ही बाहर हो जाते हैं। तो निबंध हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा चयन सुनिश्चित हो और हमारी रैंकिंग में भी सुधार हो। तो दोस्तों, इस दृष्टि से ये निबंध की पाठशाला परीक्षा मंथन एकेडमी द्वारा संचालित किया जा रहा है। और आज का जो हमारा शीर्षक है निबंध का, वह स्वामित्व योजना है। आप चित्र द्वारा आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं इस चीज़ को। और स्वामित्व का अर्थ हम आगे आप चलकर आपको बताएंगे कि क्या है। हिंदी में इसका अर्थ कुछ अलग दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में देखते हैं स्वामित्व को, तो इसका अर्थ कुछ हमें अलग दिखाई देता है। यहाँ तो स्वामित्व स्व और उसके अधिकार से बना हुआ है, अपने अधिकार से है हिंदी में इसका अर्थ। लेकिन अंग्रेजी जब हम इसका देखते हैं तो इसका अर्थ कुछ अलग होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्वामित्व को, आप देख रहे हैं सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का के गांव का सर्वे करना और उस सर्वे में का इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों मानचित्रण करना। और इस तरह से स्पष्ट रूप से आप जो पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में और इंग्लिश दोनों हम दिखा रहे हैं आपको। जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं, जो विशेष हम अध्ययन करने जाएंगे, तो जो यह चीज कहा गया है, जो ये बात कही गई है कि गांव के एरिया का, गांव के क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्रों का के गांवों का सर्वे करना और उसके साथ साथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैपिंग करना, उन गांव का मैपिंग करना। लेकिन स्वामित्व का अर्थ अगर हिंदी में हम देखें तो इसका अर्थ हुआ किसी वस्तु पे अपना अधिकार, स्व माने अपना। तो दोस्तों, यह दोनों बात चरितार्थ इससे होता है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को स्वामित्व प्राप्त होता है, यानी अपनी आवासीय भूमि पर उन्हें अधिकार प्राप्त होता है कानूनी रूप से। तो हम इसका आगे चलकर इस चीज का विश्लेषण करेंगे, हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम इस टेक्नोलॉजी के को भी हम देखेंगे कि यह सर्वे होता कैसे है, मानचित्रण किया कैसे जाता है। इन 3 फिगर के माध्यम से हम समझेंगे भी इस चीज को। तो दोस्तों, इससे पहले हम एक काव्यांश पर आते हैं। निबंध शुरू करने से पहले, हो जाए तुम पर यदि अधिकार तुम्हारा, हिंदी में जैसे स्वामित्व कहा गया है, तो हो जाए तुम पर यदि अधिकार तुम्हारा, कर न सके फिर कोई प्रतिकार तुम्हारा। यदि आपके संपत्ति पर, यानी आपका जो कुछ आपका है, यदि आप पर आपका केवल अधिकार हो जाए तो आपका प्रतिकार कोई और नहीं कर सकता है। कारण है क्योंकि उस वस्तु पर, उस चीज पर केवल आपका अधिकार है, किसी और का नहीं है। अगर आप ही की जमीन हो और अधिकार किसी और का अगर उस पर हो, तो आप मनचाहा कार्य उस पर नहीं कर सकते हैं, उसका उपभोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आगे प्रारंभ में हम जब भूमिका की शुरुआत ही करेंगे तो हाँ, हम देखेंगे कि किसान की अपनी ही जमीन कैसे किसी के अन्य के अधिकार में चली जाती है और वह उसके उपयोग से, उसके उपभोग से वंचित हो जाता है। इस चीज को हम देखेंगे। तो दोस्तों, इसका मोटो एक तरह से देखें तो यही है कि हो जाए तुम पर यदि अधिकार तुम्हारा, कर न सके फिर कोई प्रतिकार तुम्हारा। आगे दोस्तों हम निबंध पर आते हैं और उस चित्र को जब हम आगे आएंगे, जब निबंध समझाने के लिए, तो उस चित्र के माध्यम पर हम पुनः लौटेंगे और आपको बताएंगे कि वह चित्र हमें क्या दर्शा रहा है और मैपिंग की कैसे जाती है। तो दोस्तों, हम निबंध की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किसकी भूमिका किस तरह से लिखी गई है। तो प्रारंभ में किसी भी निबंध की भूमिका ही रहती है और भूमिका आप जानते हैं कि निबंध की जमीन होती है। तो दोस्तों, भूमि एक आवश्यक संसाधन है
जो स्वामित्व योजना है यह भूमि के स्वामित्व से संबंधित है। तो पहली बात कि हमें भूमि को जानना होगा। तो दोस्तों भूमि जो है वह एक आवश्यक संसाधन है। इसके बिना ना आप अपना घर बना सकते हैं, न रोजी रोटी कर सकते हैं, न कोई औद्योगिक अगर घराना ही कहें या कोई औद्योगिक अगर जमीन हो तो उसमें हम कोई भी उद्योग खड़ा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो या विशाल हो, भूमि के बिना असंभव सा है। तो दोस्तों या कृषि कार्य ही हो तो कृषि कार्य भी हम भूमि के अभाव में नहीं कर सकते हैं। तो भूमि हमारे लिए एक आवश्यक संसाधन है। इसीलिए भूमि संसाधन का प्रबंधन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात दोस्तों भूमि विकास का किसी भी देश, कोई भी देश अगर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है तो भूमि जो है, भूमि जो संसाधन है उसका प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे सरकार, ऐसे आप समझिए अगर सरकार है और रेलवे लाइन निकालना चाह रही है तो रेलवे लाइन भूमि पे ही तो निकाली जाएगी, वो जमीन किसी न किसी की होगी ही। सड़क निकालना चाह रही है सरकार, वह जमीन किसी न किसी की होगी ही, किसानों की। दोस्तों अगर इस दौरान अगर भूमि प्रबंधन अगर उचित नहीं है, हम किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं अधिग्रहण के समय, तो एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा सरकार के विरुद्ध, उस विभाग के विरुद्ध जो वहां स्थापित किया जा रहा है। ऐसे आंदोलन हम आए दिनों देखते भी रहते हैं और आप जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण अपने देश में कितना कठिन है। और यही कारण है कि भूमि प्रबंधन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप ही हैं, आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और आप अपनी ही जमीन पर घर बनाना चाहते हैं और आपके भाइयों के बीच आपसी विवाद पैदा हो जाए, क्या आप घर बना पाएंगे? आपके भाई बनने देंगे घर? आप चाह कर भी अपनी ही भूमि पर अपना घर नहीं बना पाएंगे, वंचित हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। तो दोस्तों भूमि प्रबंधन, भूमि संसाधन है और उस संसाधन का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए, विकास के लिए। बैंक भू संपत्ति को वित्तीय संपत्ति मानकर ऋण एवं अन्य सहायता प्रदान करते हैं। आगे कहा गया है, हम निबंध जमीन तैयार कर रहे हैं अपने निबंध की, स्वामित्व योजना की। तो आगे मैं बता रहा हूं कि बैंक भू संपत्ति को, जो जमीन एक संपत्ति है और इसे वो जो बैंक होते हैं वह वित्तीय संपत्ति के रूप में देखते हैं कि वह एक वित्तीय संपत्ति है और इस तरह से उसे वित्तीय संपत्ति मानकर ऋण और अन्य सहायता वो प्रदान करते हैं, अन्य वित्तीय सहायता वो प्रदान करते हैं। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्वामी कानूनी आवासीय दस्तावेज न होने के कारण गैर संस्थागत ऋणदाताओं एवं दलालों के जाल में फंस जाते हैं। अगली पंक्ति में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, शहर में यदि आप जमीन खरीद रहे हैं तो शहर में आपको यदि घर बनाना है, आवास बनाना है, तो उस जमीन पर जिस पर आपको घर बनाना है आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आवासीय ऋण ले सकते हैं। लेकिन गांव में क्या है कि आपको अपना घर बनाना है किसी जमीन पे तो आवासीय ऋण आपको उपलब्ध नहीं हो पाता है, समस्याएं आती हैं। कारण है कि गांव में हम देखते हैं जहां घर बने होते हैं जिसे हम घरौनी दस्तावेज के रूप में हम जानते हैं, तो दोस्तों उसे बैंक नहीं मानता है। खेत पर तो मिल जाता है, कृषि ऋण आपको मिल जाता है खेती करने के लिए, गांव में आप हैं तो केसीसी वगैरह तमाम ऐसे ऋण हैं जो खेती करने के लिए आपको मिल जाता है, लेकिन घर बनाने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक ये सोचते हैं कि आप घर बनाएंगे तो उससे आमदनी आप नहीं कर पाएंगे। गांव के लोग ये मानते हैं कि घर में जो बजट लगता है वो बैठ जाता है, क्योंकि उसमें कोई किराएदार नहीं रहता है। शहर में आप घर बना रहे हैं तो उसमें किराएदार आकर रहते हैं, तो हर महीने कुछ ना कुछ आमदनी होती रहती है। तो शहर के जो जमीन होते हैं, जो मकान होते हैं, उसे वित्तीय स्रोत तो मानता है बैंक, लेकिन गांव के जो घरौदाई वाली जो जमीन होती है, आवासीय जो भूमि होती हैं, उन्हें बैंक वित्तीय संसाधन के रूप में नहीं मानता है और उन्हें उस पर वित्त प्रदान नहीं करता है। यही कारण है कि दोस्तों गांव के जो लोग होते हैं जिनके पास जमीन कम है या केवल घर या कुछ ही जमीन है, वो बैंक से ऋण नहीं ले पाते हैं और गैर संस्थागत ऋणदाताओं और दलालों के जाल में वो फंस जाते हैं और उससे वो निकल नहीं पाते हैं और इस तरह से उनकी ही संपत्ति पर उनका एक तरह से अधिकार नहीं हो पाता है कि वो अपनी ही संपत्ति पर ऋण प्राप्त कर सके। तो दोस्तों जो स्वामित्व योजना है वह यही है कि मेरी संपत्ति और मेरा अधिकार होगा। तो दोस्तों आगे देखिए, जाल में फंस जाते हैं और अंततः मेरी संपत्ति मेरा अधिकार से वंचित हो जाते हैं और इस तरह से गांव के जो किसान हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वह अपनी मेरी संपत्ति और मेरे अधिकार से वंचित हो जाते हैं, यानी अपनी ही आवासीय संपत्ति पर वो ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं बैंकों से और सरकार से।
तो दोस्तों इसी संदर्भ में अब अगली पंक्ति, अब जमीन तैयार हो चुकी है, अगली पंक्ति पर हम आ रहे हैं, अगले पैराग्राफ पर हम आ रहे हैं। यहां देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो हम देखते हैं इस संदर्भ में, यानी इस भूमिका के संदर्भ में दोस्तों, पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करने के साथ साथ, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां दो चीजें एक साथ आई हैं। इस योजना का उद्देश्य संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना, यानी गांव के ग्रामीण जो लोग हैं उनकी जो आवासीय संपत्ति है उसका रिकॉर्ड बनाना है। सरकार को अभी ये नहीं पता है कि आवासीय जो किसान हैं उनके पास कितनी आवासीय जमीन है। खेती की जमीन के तो रिकॉर्ड होते हैं खसरा और खतौनी के रूप में, लेकिन जो घरौनी होता है उसके रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ये दिगर बात है, ध्यान दीजिएगा, ये दिगर बात है कि आज हम कृषि भूमि में हम घर बना लें तो उसके कागज मेरे पास है, क्योंकि वो कृषि भूमि है और कृषि भूमि के कागज है मेरे पास। लेकिन जो आवासीय घर बने हुए हैं उसके दस्तावेज अक्सर नहीं होते हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार के पास भी जो प्रमाणिक आंकड़े हैं वो उपलब्ध नहीं है व्यापक स्तर पर। तो दोस्तों इस संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना ताकि सरकार के पास भी रहे। आगे हम आपको चलकर बताएंगे इस संपत्ति के रिकॉर्ड से ग्राम पंचायतें कैसे सशक्त होंगी। उसका मालिकाना हक तय करना, अगर वो जो संपत्ति है, जो भूमि है, उसका मालिकाना हक तय किया जाएगा कि इसका मालिक कौन है, के साथ साथ ग्रामीण भारत के लोगों को सशक्त बनाना और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने डिजिटल इंडिया कई जगह मैंने अध्ययन किया, कई स्रोतों का अध्ययन किया, लेकिन कहीं पर डिजिटल इंडिया शब्द नहीं आया हुआ था। लेकिन ध्यान दीजिए, इससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। आगे मैं बताऊंगा कि यह कैसे संभव होगा। आप स्वयं देखिए, जब गांव का जब मानचित्रण किया जाएगा घरों का, तो क्या ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा नहीं देगा? आप किसी भी शहर में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो लोकेशन ट्रैक करते हैं, तो वहां जो लोकेशन रहता है, अगर कोई घर रहता है या कोई दुकान अगर कोई डाल दिया होता है नेट पर, मैप पर, तो हमें वो दिख जाता है, दुकानें वो दिखने लगती हैं मैप पर। लेकिन गांव में यह असंभव है, गांव ही नहीं दिखता है, बहुत कठिनाई से दिखता है। ऐसी अवस्था में जब प्रत्येक घर की जब मैपिंग हो जाएगी तो हम अपने ही घर को हम डिजिटल द्वारा देख सकते हैं कि हमारा घर कहाँ स्थित है। तो क्या इससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा नहीं मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से इससे ग्रामीण भारत के लोग भी सशक्त होंगे। कारण है कि वो कर्ज आसानी से ले सकेंगे, कोई स्वरोजगार कर सकेंगे, अपनी आपदा विपदा जैसी स्थितियों से निपट सकेंगे, और इस तरह से दोस्तों ग्रामीण लोग सशक्त भी बनेंगे और डिजिटल इंडिया को इस योजना के द्वारा बढ़ावा भी मिलेगा। आगे इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव के लिए बड़े सुधार के क्रम में, इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा, व्यापक बदलाव होगा, और इसमें एक बड़े सुधार के क्रम में भू संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। दोस्तों इसमें भू संपत्ति के जो मालिक होंगे, जिनका आवासीय जो जगह होगा, भू क्षेत्र होगा, उनको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किया जाएगा, यानी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार संविधान जब निर्मित हुआ तो मौलिक अधिकार था, बाद में उसे निकाल करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दोस्तों, यानी अपनी जमीन पर हमें हमारा कानूनी अधिकार प्राप्त होगा, और इसके लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाएगा, यानी वह जमीन जिसकी होगी, भू संपत्ति जिसकी होगी, उसको संपत्ति कार्ड इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। स्पष्ट हुआ? अब इसके आगे हम चलते हैं कि कौन से मंत्रालय और कौन सी संस्थाएं इसे क्रियान्वित करेंगे, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, इसके लिए उत्तरदायी कौन विभाग या कौन मंत्रालय है, आगे इसकी चर्चा की गई है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यह योजना केंद्र सरकार की योजना है।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है स्वामित्व योजना किसकी योजना है, केंद्र की, राज्य और केंद्र दोनों की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह योजना केंद्र की है। तो यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। पंचायती राज मंत्रालय इस योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामित्व योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो पंचायती राज में केंद्र सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है, इस योजना का नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया तकनीकी सहयोगी के रूप में ड्रोन्स के जरिए संपत्ति के सर्वे के लिए नोडल एजेंसी है। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए तकनीकी सहायता के लिए नोडल एजेंसी किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग को तकनीकी सहायता के लिए, तकनीकी सहयोग के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। आगे पंचायती राज मंत्रालय के सचिव को दिशा निर्देशों को अनुमोदित या संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो पंचायती राज, केंद्र सरकार की जो पंचायती राज मंत्रालय है, उसके सचिव को दोस्तों दिशा निर्देशों को अनुमोदित करने और संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। यह किसी राज्य के पास नहीं है, यह उसके सचिव के पास है। आगे फंड को जारी एवं ट्रैक करने से संबंधित सभी संव्यवहार PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, भूमि जो है वो राज्य का विषय है और इस पर केंद्र ने योजना लागू की है, स्वामित्व योजना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि राज्य कानून नहीं बना सकते हैं, राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन उस कानून को ध्यान दीजिएगा अनुमोदित करने, अगर इस योजना के लिए अगर कोई राज्य कानून बनाता है, उस योजना को अनुमोदित और संशोधित करने का कार्य जो है वह पंचायती राज मंत्रालय के सचिव के पास है। यानी जब वो अनुमोदित और अगर संशोधित करना चाहे संशोधित करे, या उसे अनुमोदित कर दे संशोधित करने के बाद, या वैसे ही अनुमोदित कर दे, वह योजना, वह कानून या वह विधान इस योजना के अंतर्गत लागू हो जाएगा। आगे इसमें जितने भी फंड, ध्यान दीजिएगा, जो भी फंड है वह केंद्र सरकार व्यय करेगी। सर्वेक्षण के अंतर्गत जितना फंड खर्च होगा वह केंद्र सरकार का होगा। तो दोस्तों जो केंद्र सरकार जो फंड जारी करेगी और जितने संव्यवहार उसके होंगे कि कितने फंड कहाँ आवंटित किए गए, जांच पड़ताल इसकी करना, सब कुछ वित्तीय जोखिमों को देखना, यह पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत के माध्यम से किया जाएगा ताकि इसमें पारदर्शिता रहे। राज्यों में इस योजना के लिए पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग या लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को जिम्मेदार बनाया गया है। और राज्यों में पंचायती राज, राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग को या लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को या विभाग को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों इसके लिए जो कार्यकारी जो संस्थाएं हैं वह आपको दिखाई दे रही हैं कि केंद्र सरकार की पंचायती राज मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया, पंचायती राज, राज्य सरकार की पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग या फिर लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। आगे पीएम स्वामित्व योजना, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको केवल स्वामित्व भी लिखते हैं तो कोई दो राय नहीं है। इसका पूरा जो नाम है वह पीएम स्वामित्व योजना है, लेकिन स्वामित्व योजना भी आप लिख सकते हैं। तो पीएम स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन 4 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से 6.62 लाख गांवों में किया जाना है। दोस्तों अगर भारत में गांवों की संख्या पूछी जाए तो गांवों की संख्या लगभग 6.62 लाख है। तो 4 वर्ष में यह योजना 4 वर्ष में पूरी की जानी है, 4 चरणों में पूरी होगी और भारत के पूरे गांव जिसमें 6.62 लाख गांव हैं सब में क्रियान्वयन किया जाना है इसका। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 200 करोड़ रुपए स्वामित्व योजना के लिए आवंटित किया गया था। दोस्तों पिछले वर्ष 2021 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए 200 करोड़ रुपया स्वामित्व योजना के लिए आवंटित किया गया था। इस योजना का बजट वर्ष 2020-2021 में 69.65 करोड़ रुपए था। 2020-21 में इस योजना के लिए 79.65 करोड़ रुपया था, यानी 80 करोड़ रुपए में 0.45 करोड़ रुपया कम, यानी 79.65 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था 2021 में। 21-22 में 200 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, यानी बजट बढ़ा दिया गया है। बजट बढ़ाने का कारण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक चरण में यानी 20-21 में
शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्यों को चुना गया था। बाद में 3 राज्यों को और बढ़ा दिया गया और इस तरह से प्रारंभिक चरण में, प्रथम चरण में 2020-21 में 9 राज्यों में यह योजना लागू की गई। ध्यान दीजिएगा, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्य तथा बाद में 3 अन्य राज्यों को जोड़ दिया गया और इस तरह से प्रथम चरण में 9 राज्य हैं। 21-22 में 16 राज्यों तक यह योजना विस्तृत की गई और वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में यह योजना चालू है। अंत में तमिलनाडु इस योजना की प्रक्रिया में शामिल है और इस तरह से भारत के सभी राज्यों में आज यह योजना लागू है। अंत में तमिलनाडु है, इसे आप याद रखिएगा। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस के पेपर में। तो प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया था तथा द्वितीय चरण में 16 राज्यों को शामिल किया गया है और वर्तमान में लगभग 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ध्यान दीजिएगा, अंत में 30वां जो है वो तमिलनाडु है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी तो हैं। तो इस तरह से दोस्तों वर्तमान में राज्यों में कहें तो तमिलनाडु सबसे अंतिम है जो इस योजना में शामिल हुआ है और इस तरह से वर्तमान में सारे राज्यों को इस वर्ष निर्मला सीतारमण ने सारे राज्यों में यह योजना लागू करने का वचन दिया है। आगे ध्यान दीजिएगा, जो अंत में 3 राज्य जोड़े गए प्रथम चरण में, उसमें महत्वपूर्ण जो राज्य हैं, पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है आंध्र प्रदेश। यानी 6, बाकी जो 9 राज्यों में 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए। बाद में पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को बढ़ा करके 9 राज्यों में इसे विस्तृत कर दिया गया था और इस तरह से दोस्तों यह योजना वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में लागू है। दोस्तों ध्यान दीजिए, 4 वर्ष यानी 2020-21 के बजट 1 वर्ष हुआ, 21-22 का बजट 2 वर्ष हुआ, 22-23 का बजट 3 वर्ष हुआ और 23-24 का बजट 4 वर्ष हुआ और इस तरह से 23-24 के बजट तक यानी 2024 तक यह योजना पूरी कर लेनी है पूरे भारत में और सभी गाँवों में, 6.62 लाख गाँवों में 2024 तक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कब शुरू किया गया तो 24 अप्रैल 2020 और 2024 तक यह योजना पूर्ण कर लेनी है। आगे दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत अब योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आगे बताया गया है। इस योजना के अंतर्गत वन्य क्षेत्र व कृषि भूमि से आबादी वाले क्षेत्र को अलग करते हुए इस आबादी क्षेत्र के अंदर सभी संपत्तियों को उनके मालिकों की पहचान के साथ चिन्हित किया जाता है। अब यह बताया गया है कि यह योजना संचालित की कैसे जाएगी गांव स्तर पर। तो इसमें बताया गया है कि जो वन क्षेत्र होंगे, गांव में जो वन के क्षेत्र होंगे उनको अलग कर लिया जाएगा। जैसे बहुत सारे गांव हैं, वन क्षेत्र हैं, बगीचे हैं, तमाम सारे सरकारी भी हैं, तो उन वन क्षेत्रों को अलग कर लिया जाएगा। कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि को भी अलग कर लिया जाएगा। जो आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, ध्यान दीजिए, जहां जनसंख्या का अधिवास है, उन आबादी वाले क्षेत्रों को अलग करके यानी वहां से वन योग्य क्षेत्रों को हटा दिया जाएगा, कृषि योग्य क्षेत्रों को हटा दिया जाएगा और आबादी वाले क्षेत्र जब अलग हो जाएंगे कि आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाएगा और इस तरह से आबादी वाले क्षेत्र के अंतर्गत सभी संपत्तियों को उनके मालिकों की पहचान के साथ चिन्हित किया जाता है। यानी अब हम अगले पैराग्राफ पर चलते हैं, जहां फिगर है वहां हम इस चीज को समझते हैं। दोस्तों देखिए, यह एरिया है, यह जो एरिया हमें आपको दिखाई दे रहा है यह आवासीय एरिया है। इसमें तमाम सारे घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ध्यान से, इसमें तमाम सारे घर बने हुए हैं, छोटे 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 जगह जगह घर बने हुए हैं। चारों तरफ से सड़क भी हमें दिखाई दे रहा है, इसके गांव के चारों तरफ सड़क भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें किया जाएगा कि जो कृषि योग्य भूमि है उसको अलग कर दिया जाएगा, यानी एक तरफ कृषि योग्य भूमि है अलग कर दिया गया, वन क्षेत्र भूमि है उसको अलग कर दिया गया, जहां अधिवास है, जनता जहां निवास अधिकतम संख्या में करे, जहां घर है उनको अलग कर दिया गया है और चारों तरफ से इनको घेर करके इनको अलग कर दिया गया है। अब इसमें जितने सारे जमीन है दोस्तों, इन जमीनों की मैपिंग की जाएगी कि कौन जमीन कितने दूरी तक है और इनकी मैपिंग करने के बाद इनका नक्शा तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों यह मैपिंग किसके द्वारा की जाएगी? तो ड्रोन के द्वारा की जाएगी। आप यहां ड्रोन देख रहे हैं, ड्रोन में कैमरा लगा हुआ है
लेकिन अब समस्या यह है कि ड्रोन तो ऊंचाई पे रहेगा, क्या सारे मेड़ों को वह देख सकता है कि किसकी जमीन कहाँ है? वह नहीं देख सकता है। तो इसके लिए दोस्तों यह देख रहे हैं कि यह दो व्यक्ति हैं और ये लोग चुना गिरा रहे हैं। तो दोस्तों यह चुना जब गिर जाएगा तो यह जो सफेदी दिख रही है, यह सफेदी उस सीमा का कार्य करेगी, यानी दो व्यक्ति के भूमियों के बीच जो सीमा है, जो सीमांकन है, इस चूने द्वारा निर्धारित कर दिया जाएगा और ड्रोन इसी चूने को क्या करेगा? कवर करेगा और इस तरह से उसका सीमांकन एक मैप तैयार हो जाएगा ड्रोन के द्वारा। यहाँ आप देख रहे हैं सड़क है, तो सड़क के किनारों पर भी चूना गिरा दिया गया है ताकि सड़क का किनारा स्पष्ट रूप से दिखता रहे और सड़क की मैपिंग स्पष्ट रूप से आ जाए। गांव और सड़क कैसे अलग होते हैं और कहां तक सड़क है, कहां तक किसी का जमीन है, वह अलग हो रहा है, तो चूने के द्वारा इसको दिखाया गया है। तो दोस्तों इसमें चूने का बहुत बड़ा रोल है। आगे हम बताएंगे कि इसमें विवाद की स्थिति में क्या होगा, क्या फायदे होंगे, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। बस यहाँ समझ लीजिए कि कैसे यह योजना चालू की गई है। तो आगे दोस्तों आप देख रहे हैं, सर्वे की प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, राजस्व विभाग के अधिकारी, गांव के जमीन के मालिक तथा पुलिस की टीम मौजूद रहती है। इस प्रक्रिया में जैसे जमीन चिन्हित हो गया, जमीन का मालिकाना हक भी हो गया कि चलो ये जमीन इनकी है। तो गांव में बहुत सारे हैं कि जमीन तो अलग की चीज है, मेड़ पे सबसे अधिक झगड़े होते हैं गांव में कि यहां तक मेरा है, यहां तक मेरा है। अब दो पक्ष हम यहाँ चूना गिराने जा रहे हैं, दूसरे पक्ष ने रोक दिया कि नहीं यहां तक मेरा है। तुम कैसे? जैसे यहाँ पर एक मेड़ है, यहाँ चूना गिराया जा रहा है, इस पक्ष ने कहा कि हमारी जमीन यहाँ तक है, यहाँ से चूना गिराया जाए। दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं मेरी जमीन तो यहाँ तक है, यहाँ तक चूना गिराया जाए। अब इन दोनों में विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों इस विवाद की स्थिति में ग्राम पंचायत के सदस्य वहां उपस्थित होंगे, गांव के लोग, प्रधान और गांव के जो वार्ड सदस्य होते हैं ये लोग उपस्थित रहेंगे। तो ये लोग कहेंगे नहीं आज तक पुश्तैनी इनका यहां तक चला आया है, इनका यहां तक है। दूसरी बात, राजस्व विभाग के अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी कंडीशन में, विवाद की स्थिति में वो नाप तोल कर सकें, जैसे लेखपाल हो गए, कानूनगो हो गए, नायब तहसीलदार हो गए। इसके अलावा गांव के जमीन के मालिक होंगे, जिनकी जमीन रहेगी वो लोग भी रहेंगे, पास पड़ोस के लोग भी उपस्थित रहेंगे और झगड़ा न हो जाए इसलिए पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी कि दो पक्ष आपस में मारपीट न कर ले, तो पुलिस की टीम भी मौजूद रहेगी और इस तरह से वहां पर उनका निपटारा किया जाएगा। और एक बार दोस्तों बहुत जहां ये योजनाएं चालू की गई हैं, ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जिनके मुकदमे चल रहे थे जमीनों के, जो वर्षों से निपट नहीं रहे थे, इस योजना के तहत तो मुकदमे निपट गए। दोनों लोग आपसी सहमति से एक अस्थायी सीमा रेखा का निर्धारण कर लिए और इस तरह से उनके विवादों का समाधान हो गया इस योजना के अंतर्गत। क्योंकि समाधान नहीं होगा तो मैपिंग हो नहीं पाएगी, ये बन नहीं पाएगा, समाधान किया जाना आवश्यक है। और इस तरह से दोस्तों तमाम सारे जो कानूनी पचड़े, लंबित कानूनी विवाद में जो पड़े हुए हैं जो विवाद, वे इस समय इस योजना के द्वारा उनका निस्तारण भी हो जा रहा है। सर्वे से पूर्व ग्रामीणों को सूचना दी जाती है जिससे वे सर्वे के दिन गांव में उपस्थित रहें। इसके लिए क्या होता है कि मानिए हमारी जमीन है, सारे लोग, हम पूरे परिवार से बाहर हैं, शहर में कहीं हैं और गांव में सर्वे हो रहा है, तो ये हो सकता है कि हमारी जमीन पर कोई और अधिक बढ़ा करके हमारे घर को कोई और कब्जा कर ले। तो ऐसी स्थिति में सर्वे से पहले ग्रामीणों को सूचित कर दिया जाता है कि जिनका भी अगर जमीन है, घर है, वे लोग इस दिन उपस्थित रहें, इस दिन सर्वे किया जाना है। तो जो लोग बाहर हैं उस दिन आ जाते हैं और उस सर्वे में अपनी हिस्सेदारी तय करते हैं, उस सर्वे में शामिल होते हैं ताकि उनके अधिकार को से उन्हें वंचित न होना पड़े। आगे देखिए दोस्तों, जीपीएस ड्रोन की मदद से आवासीय क्षेत्र का सर्वे किया जाता है। सर्वे किससे किया जाता है? जीपीएस ड्रोन की मदद से किया जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग की जाती है। गांव में जितने भी घर बने होते हैं उन घरों की जियो टैगिंग की जाती है। प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल, उनके द्वार जो होते हैं उनका क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है कि इतने क्षेत्रफल में घर, इनका दरवाजा है।
आगे इसके बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाती है और इसके बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी दे दी जाती है कि ये घर इस आईडी से पहचाना जाएगा और जो उस घर का पता भी होता है और इस तरह से जो यूनिक आईडी होती है उस घर की, उस घर का वह पता होता है। दोस्तों इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी का पूरा पता डिजिटल हो जाता है और इस प्रकार से दोस्तों जो लाभार्थी होते हैं जिनकी जमीन होती है उनका पता क्या होता है, पूरा डिजिटल हो जाता है कि उनका घर उस गांव में किस जगह पर किस बिंदु पर स्थित है और इससे गांव की सीमा के भीतर आने वाले प्रत्येक भू क्षेत्र एवं संपत्ति का डिजिटल रूप में नक्शा तैयार हो जाता है और इस तरह से गांव की सीमा के अंदर जितने भी भू क्षेत्र और संपत्ति और आवासीय संपत्ति होती है उनका डिजिटल नक्शा भी तैयार हो जाता है। और इस तरह से बताइए दोस्तों डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला कि नहीं? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला। आगे तत्पश्चात नक्शा तैयार कर गांव के सम्मुख रखा जाता है। उसके बाद संपूर्ण कार्य होने के बाद जो नक्शा बनता है गांव का, तो उस गांव के नक्शे को गांव के सम्मुख रखा जाता है कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो, कोई विवाद की स्थिति हो, अगर कोई सहमत नहीं है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके बाद कम से कम 15 दिन और अधिक से अधिक 40 दिन ग्रामीणों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा जाता है। उनको 15 दिन से 40 दिन का समय दिया जाता है कि इस बीच आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दें कि आपको अगर कोई शिकायत है इस मैप से, इस क्षेत्रफल से जो दर्ज किया गया है, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और इस आपत्ति का निस्तारण किया जाता है। तो 15 दिन सोचने विचारने का समय दिया जाता है और 15 से 40 दिन के बीच में उन्हें आपत्ति दर्ज कराना होता है, जिससे कि लोगों की आपसी सहमति से उन्हें अपने दावे की जमीन प्रदान की जा सके। या इसलिए कि वो आपसी सहमत अगर हो जाते हैं या विवाद है तो उसमें आपसी सहमति बनाई जाती है और इस सहमति के द्वारा जिसकी जमीन होती है, जो दावा करता है, उसे दो पक्ष दावा करते हैं तो वास्तव में वो जमीन किसकी है, किस दावेदार की है, उसे प्रदान कर दिया जाता है। तत्पश्चात दावे वाली जमीन पर निशानदेही की जाती है कि ये जमीन इनकी है। अगले पैराग्राफ में हम देख रहे हैं इस प्रक्रिया में उत्पन्न स्थानीय विवादों का निपटारा विभागीय अधिकारियों द्वारा आधिकारिक विवाद निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा जो राजस्व विभाग होता है, तमाम जो विभागीय कर्मचारी होते हैं, वे लोग आधिकारिक विवाद निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से इसका समाधान करते हैं। इसके अलावा तकनीकी एवं पारिवारिक चुनौतियों, इसमें तकनीकी और पारिवारिक चुनौतियां भी आती हैं, जैसे ड्रोन से सही तस्वीर का ना आना। ड्रोन ने तस्वीर लेना चाहा लेकिन कोई तकनीकी खराबी की वजह से तस्वीर सही नहीं आई है, तो फिर उसे दोबारा किया जाता है। तो कई सारी तकनीकी प्रॉब्लम भी आते हैं। सीमांकन किया गया है, चुना सही से नहीं गिरा है, तो वह समस्या है। पुराने विवाद है, पुराने जो घरेलू और पटदारी से संबंधित जो विवाद हैं, इनका भी समाधान किया जाता है। और इसके द्वारा दोस्तों बहुत सारे हम देख रहे हैं, जब रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगे जहां उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में यह योजना क्रियान्वित की गई है, की जा चुकी है, वहां आप देखेंगे तो बहुत सारे कानूनी झगड़े जो कई पीढ़ी से चले आ रहे थे, पारिवारिक झगड़े, पड़ोस के झगड़े, उनका निस्तारण हो चुका है। और इस तरह से दोस्तों न्यायिक जो बोझ है वह भी कम हुआ है इस योजना के तहत। तो उपर्युक्त प्रक्रिया के अंत में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए मालिकाना प्रमाण पत्र अर्थात संपत्ति कार्ड को संपत्ति मालिकों को सौंप दिया जाता है। यह सब कुछ होने के बाद जब सारा निस्तारण हो जाता है विवादों का, तो इसके अंत में जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी होते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, वह जो कागज तैयार किया जाता है, जो मालिकाना प्रमाण पत्र जो तैयार किया जाता है, जिसे हम संपत्ति कार्ड कहते हैं, वह उपयुक्त संपत्ति मालिक को सौंप दिया जाता है। इस तरह आओ शुरुआत करें, किसान को उनका हक प्रदान करें। और यह योजना वास्तव में कहें तो ये एक नई शुरुआत है और किसानों को उनका हक प्रदान करने की दिशा में एक अभिनव पहल है केंद्र सरकार की। आगे दोस्तों ग्रामीण भारत में आज भी अब समस्याएं क्या हैं, इस दिशा में समस्याएं क्या हैं, तो समस्याओं की तरफ और चलते हैं व्यापक रूप से। ग्रामीण भारत में आज भी अधिकांश परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। दोस्तों आज भी हम जब गांव में देखते हैं, शहरों में तो न्यूक्लियर फैमिली है, यानी एकल फैमिली जिसे हम कहते हैं, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। लेकिन जब हम गाँव में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ
संयुक्त परिवार की थ्योरी है और कई सारे लोग एक ही परिवार में रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वैसे परिवार में संपत्ति का विवाद का निपटारा करना बहुत कठिन कार्य होता है, बहुत जटिल होता है। इनमें आवासीय संपत्ति का बंटवारा काफी जटिल एवं संपत्ति से जुड़े प्रमाणिक दस्तावेजों का अभाव होता है। तो दोस्तों यहाँ दो समस्याएं उभर कर सामने आ रही है कि जो खेतों का बंटवारा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन घरेलू जो बंटवारे होते हैं जमीन के वो कठिन होते हैं, काफी जटिल होते हैं। तो यह भी इस संबंध में स्वामित्व योजना के संबंध में एक बाधा के रूप में है। गांव में संपत्ति से जुड़े प्रमाणिक दस्तावेजों का भी अभाव होता है, जिससे यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि वास्तव में यह कहाँ तक किसका मालिकाना हक है। तो यह भी इस योजना के संबंध में एक बाधा है। इस स्थिति में लोगों को उनकी संपत्ति के संबंध में आधिकारिक पत्र जारी करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस तरह से जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी होते हैं उन्हें आधिकारिक पत्र संपत्ति का जारी करना उनके लिए कठिन हो जाता है, दुरूह हो जाता है, क्योंकि स्वामित्व योजना लागू करने का एक मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों से जुड़े आंकड़ों में सुधार करना भी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व योजना का एक मुख्य ध्येय यह भी है कि संपत्तियों से, गांव में संपत्तियों से जुड़े जो आंकड़े हैं उनमें सुधार हो सके, जो आंकड़े अनुपलब्ध हैं वे उपलब्ध हो जाएं, जो तमाम सारे विवाद बने हुए हैं उन विवादों का समाधान हो जाए, किसका घर कहाँ है, कितनी भूमि और कितने क्षेत्रफल में है, वे इस जो सारे आंकड़े हैं इनमें सुधार करना भी इस योजना का एक मुख्य ध्येय है, एक मुख्य लक्ष्य है। आगे भूमि राज्य का विषय, आगे बताया गया है कि जो भूमि है वह राज्य का विषय है। हम सभी जानते हैं इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य के मध्य आपसी सामंजस्य आवश्यक है, और यही कारण है कि योजना केंद्र सरकार की है और भूमि राज्य का विषय है। तो दोस्तों अगर दोनों के मध्य अगर आपसी सामंजस्य अगर न रहे तो क्या योजना का सफल क्रियान्वयन संभव है? संभव नहीं है। तो दोस्तों राज्य और केंद्र का आपसी सामंजस्य होना इस योजना की सफलता के लिए जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भी जमीनों के मालिकाना हक के लिए अपने कानून बनाए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार भी जो मालिकाना हक है जमीनों का, इसके लिए राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे कि हरियाणा सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया है कि जमीन की पूरी जवाबदेही ग्राम पंचायत की होगी। जमीन से संबंध में जितनी भी जवाबदेही होगी सरकारी अधिकारियों के बजाय ग्राम पंचायत की होगी, क्योंकि सरकारी अधिकारी दूर दराज के लोग होते हैं, वह वास्तव में नहीं जानते हैं कि किसकी जमीन कहां तक है, किस जमीन का मालिक कौन है, किसके परिवार की यह जमीन रही है। यह चीज गांव के लोग बखूबी जानते हैं, और यही कारण है कि ग्राम पंचायत की इसकी जवाबदेही तय की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो दोस्तों सरकारें चाहे तो इस संबंध में कानून बना सकती हैं, लेकिन उस कानून को दोस्तों आप जान चुके हैं लागू करने के लिए जो केंद्र सरकार के पंचायती मंत्रालय जो है, पंचायती राज जो मंत्रालय है उसके सचिव का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस तरह से अगले पैराग्राफ पे हम चलते हैं, देखते हैं। तो अधिकांश राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों का भूमापन आवासीय संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। आगे कहा गया है कि भारत के जो राज्य हैं इनमें अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय भूमापन नहीं हुआ है। जैसे कृषिगत कार्य जो है उनकी जो भूमि है उनका तो मापन हो गया है, लेकिन आवासीय संपत्ति का भूमापन नहीं हो पाया है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की संपत्ति के प्रमाणित आंकड़ों के अभाव में पंचायतों के पास कर निर्धारण और कर वसूल करने के लिए कोई आधार नहीं होता है। यही कारण है कि प्रमाणिक आंकड़े पंचायतों के, खुद ग्राम पंचायतों के पास नहीं है। दूसरी बात, पंचायत के पास नहीं है तो जिले पे नहीं होगा, राज्य में नहीं होगा, और केंद्र के पास भी उपलब्ध नहीं होगा। आगे यह बताया गया है कि शहर में लोग टैक्स देते हैं, जो आवासीय टैक्स होता है शहर में लोग देते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के स्तर पर देखते हैं तो संपत्ति पर कोई लगभग अधिकांश गांव में हम देखते हैं संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं है, गांव में किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जबकि यह है कि ग्राम पंचायत चाहे तो वह टैक्स लगा सकता है, अपने आप को सशक्त बना सकता है, आय के माध्यम की वह तलाश कर सकता है। लेकिन दोस्तों गांवों की संपत्ति के प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण
पंचायतों के पास कर निर्धारण और कर वसूल करने के लिए कोई प्रमाणिक आधार नहीं होता है। अब यह आधार उपलब्ध हो जाएगा तो ग्राम पंचायतें कर लगा सकती हैं और एक कर वसूल सकती हैं। आगे, और इस प्रकार से इस योजना द्वारा ग्राम पंचायतें भी सशक्त होकर उभरेंगी और इस तरह से इस योजना के माध्यम से जो ग्राम पंचायतें हैं वो भी सशक्त होकर उभरेंगी, सशक्त बनेंगे। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के कार्य ऑनलाइन हो जाएंगे। जो भी गांव इस योजना के अंतर्गत शामिल हो रहे हैं उनके जितने भी सारे कार्य हैं, जितने भी ग्रामीण रिकॉर्ड्स हैं, सब के सब ऑनलाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों इससे ग्राम पंचायतों में होने वाली धांधली रुकेगी। ऑनलाइन होने से क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि गांव का बजट क्या है, आय व्यय क्या है, और इस तरह से कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत से जवाबदेही तय कर सकता है कि अगर ये धन आया है तो किस मद में खर्च किया गया है, खर्च हुआ है तो काम दिख नहीं रहा है तो आखिर वो, तो इस तरह से वह जो धांधली है, जो अनियमितताएं हैं, वह ग्राम पंचायतों के धांधली और अनियमितताएं से रुकेंगी। ग्रामीणों की संपत्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन होने से संपत्ति पर अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े में कमी आएगी। दोस्तों अब गांव में जैसे मैंने कहा कि मेड़ों और आपसी घरों के बीच लेकर विवाद रहता है कि यहाँ तक मेरा है, यह ऑनलाइन हो जाएगा कि किसका कहाँ तक है। इससे अवैध कब्जे जो करेंगे वो पकड़ लिए जाएंगे कि जब आपकी जमीन यहाँ तक है, यह ऑलरेडी जब इसे चिन्हित किया जा चुका है तो आप किस अधिकार से आगे बढ़ रहे हैं या दूसरे के हक में आप जा रहे हैं, किस, तो उसे अवैध कब्जा करार दिया जाएगा। तो दोस्तों अवैध कब्जा और फर्जीवाड़े में भी इससे कमी आएगी तथा भू माफियाओं की मनमानी रुकेगी इसके द्वारा। आगे इस प्रकार अंत में हम निष्कर्ष देखते हैं कि इससे फायदे क्या हैं। तो इस प्रकार आने वाले समय में इस योजना का ग्रामीण भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव दिखेगा। तो दोस्तों आने वाले समय में इस योजना का ग्रामीण जो स्तर है इसमें एक परिवर्तनकारी प्रभाव दिखेगा और गांव सशक्त होकर होंगे, अर्थात गांव सशक्त होकर उभरेंगे। इससे ग्रामीणों के अपनी भू संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का रास्ता साफ होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इससे वित्तीय लेन देन कर सकते हैं किसान, तो इससे ग्रामीणों के अपनी भू संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। यानी जो किसान हैं वो आवासीय ऋण ले सकेंगे, अपना घर बना सकेंगे, या कोई कार्य अप्रत्याशित रूप से अगर कोई कार्य हो तो उसे वो कर सकेंगे। शहरों की तरह गांवों में भी लोग अपनी संपत्ति पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे तथा अन्य आर्थिक लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे, और अन्य आर्थिक लाभ के लिए भी बैंक से इसे ऋण लेकर के और इसका उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों यह आज का जो आपका निष्कर्ष दिया गया है यह संपूर्ण निबंध के सार रूप में दिया गया है और इस तरह से सबका सार इसमें समाहित कर दिया गया है। आप देख भी रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक निबंध की अपनी मांग होती है, उसी हिसाब से उनकी भूमिका और उनका निष्कर्ष भी होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस योजना से ग्रामीण योजना के लिए जमीन के सटीक आंकड़े मिलेंगे और इस योजना से जो ग्रामीण योजनाएं जो सरकार द्वारा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, इसके लिए सटीक आंकड़े राज्य और केंद्र के पास उपलब्ध होंगे और प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन में सरकार को मदद मिलेगी और सरकार प्रॉपर्टी टैक्स में भी सरकार को इससे मदद मिलेगी। आगे इसके अलावा इस योजना द्वारा संपत्ति नामांकन की प्रक्रिया सरल होगी। आप दोस्तों जानते हैं कि संपत्ति में जब नामांकन कराना होता है तो सबसे बड़ी कठिनाई होती है लेखपाल या तमाम सारे जो राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं वो नाम नहीं चढ़ाते हैं। तो यह जब योजना चल रही है तो इसमें नामांकन कराना सरल हो जाएगा इस योजना द्वारा, क्योंकि सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों जो अधिकारियों की मनमानी है वह भी रुकेगी। तो आगे दिखाया जा रहा है कि इस योजना द्वारा संपत्ति नामांकन की प्रक्रिया जो है वह सरल होगी, जिससे आपसी विवादों में कमी आएगी। इससे आपसी विवादों में कमी आएगी तथा जमीन से जुड़े कानूनी झगड़े कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। तो दोस्तों मोतबर का अर्थ होता है विश्वसनीय कर दे।
अर्थात मेरे खुदा मुझे इतना तो विश्वसनीय कर दे, इतना मुझ में विश्वास हो जाए कि मैं जिस मकान में रहता हूँ अब वो मकान न होकर क्या हो जाए, उसको घर कर दे। और इस तरह से दोस्तों यह जो योजना है मकान को घर बनाने की योजना है, और अंत आप देख रहे हैं कितना शानदार हुआ है, और एक शेर के द्वारा हुआ है, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे। और इस तरह से दोस्तों यह निबंध पूर्ण हुआ। इससे पहले दोस्तों मैं एक जरूरी सूचना दे दूं आपको कि जितने भी निबंध हैं सारे निबंध परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध हैं, और इस एंड्रॉयड ऐप पर जितने भी निबंध पढ़ाए गए हैं इनके PDF भी उपलब्ध हैं, और इसका जो कोर्स है वह सिर्फ 99 रुपया है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और PDF और सारे क्लास एक जगह आप परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यह निबंध देखने के लिए, सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।